नमस्कार इंटरनेट के यूज़र्स, हमारे फेसबुक के रेडियो सिलोन ग्लोबल लिसनर्स ग्रुप, रेडियो सिलोन फ्रेंड्स क्लब, रेडियो विश्व और कुछ ग्रुप के उपभोक्ता सबको सूरत से पीयूष मेहता का नमस्कार। और आज मुझे खुशी ये बात की है कि मुझे मिलने वाराणसी के श्री मुश्ताक सुलेमानी आए हैं और इस वक्त उनसे रेडियो के बारे में कुछ बात करेंगे हम, क्योंकि उनको कैसे रेडियो का शौक़ लगा। तो आपका आदाब और नमस्कार। हाँ बिल्कुल नमस्कार मुश्ताक सुलेमानी जी। तो आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि रेडियो के श्रोता आप कब से बने? 12-13 साल की उम्र से मुझे ये शौक लगा। अच्छा। तो उस टाइम में हमारे घर में रेडियो होता था, लेकिन सुनने का जो है आर्डर नहीं था। हम लोग चुप चुप के जो है अच्छा बाहर में जाके सुनते। हाँ। दुकानों पर बजते थे जब रेडियो सिलोन, तो हमारे घर में रेडियो काफी थे, लेकिन सुनने का वो आर्डर नहीं था, क्योंकि समाचार सुनते थे घर के बड़े लोग। 12-13 साल की उम्र में हम लोग छुप छुप के इधर उधर जाकर दूसरे जगह सुनते थे। जब किसी के नाम आते थे तो हम लोग ये सोचते थे कि हमारे भी नाम वहाँ बोले जाए। तो उसी वक्त लेटर लिखने का शौक लग गया। 12-13 साल से लेटर लिखने लगे। आज कम से कम 50 साल हो चुके हैं हमको रेडियो से जुड़े हुए, और काफ़ी लोगों से मिलना जुलना भी होता रहता है, और कहीं भी सम्मेलन होता है हम लोग एक दूसरे के आते जाते रहते हैं। और मैं तो धर्म की नगरी वाराणसी काशी में जन्मा हूँ, और हमारे यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते रहते हैं लिसनर। तो हम लोगों की मुलाकात हमेशा हमेशा बनी रहती है, और फोन द्वारा भी हम लोगों से बात होती रहती है, चाहे उद्घोषक हो या श्रोता, सभी से हम लोगों का संपर्क बना रहता है। तो आपकी मुलाकातें उद्घोषकों में किन किन से हुई आज तक, ये थोड़ा आप बताइए। अशोक सोनावने, यूनुस खान, और दिल्ली में जैसे कमल किशोर हैं। कमल किशोर से भी हुई। उनसे मेरी मुलाकात विविध भारती पे वो थे तब हुई थी एक बार, बाद में संपर्क छूट गया था, लेकिन आपके कारण आज फिर से मेरा उनसे संपर्क स्थापित हुआ, इसीलिए आपका शुक्रिया। और उर्दू सर्विस में इरफान आजमी से भी मुलाकात हुई, और हमारे लोकल के तो काफ़ी हैं। हमारे यहाँ उद्घोषक हैं, पांडुरंग पुराणिक है, अरुण कुमार पांडे हैं, पुष्पा मिश्रा हैं। ये 4 लोग जो है वरिष्ठ हैं। कैजुअल में भी काफ़ी लोग हैं जिनसे मुलाकात होती रहती है। और हमारे यहाँ तो 4 चैनल चलते हैं प्राइवेट, FM भी है और मीडियम भी है, और हम लोगों का जुड़ाव रेडियो से बना है। एक दूसरे की पहचान है, रेडियो से हम हैं, हमसे रेडियो। और हमारे केंद्र निदेशक हैं अभी डॉक्टर रविशंकर वाराणसी के। अच्छा। उनसे भी हमारा संपर्क बना हुआ है, और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं आकाशवाणी वाराणसी के। आपके स्थानीय प्रोग्राम में कभी आपको आमंत्रित किया गया है कोई प्रोग्राम के लिए? किस प्रोग्राम में? कोई भी वाराणसी के स्थानिक प्रोग्राम में कभी आप? नहीं, हम लोगों का बराबर आना जाना रहता है, लेकिन प्रोग्राम में स्टूडियो में से पार्टिसिपेट। मेहता जी ऐसा है कि आकाशवाणी के जितने भी केंद्र हैं वो श्रोताओं के सामने तो ये कहते हैं कि आप श्रोताओं की वजह से हम हैं। अच्छा। लेकिन जब हम वहाँ से निकल पड़ते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, तो वो ना जाने अपने को क्या समझते हैं, और हमें जो है हम श्रोताओं को वो घाट डालने के लिए भी कभी सोचते नहीं। मेरा अनुभव तो हर वक्त ऐसा नहीं है। मैं नाम नहीं दूंगा, मैं अपने वाराणसी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है। मुझे उनसे तो क्या हुआ है, जो पुराने लोग रिटायर्ड होने वाले हैं और नए लोग तो कैजुअल ही आने वाले हैं, उनका
खुद उनकी सर्विस का भी कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी ये घबराती भी है हाँ। कि हम ये करेंगे तो हमारे यहाँ कोई एक्शन लेगा तो हमको अपने वाराणसी से मान सम्मान तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी जगह से मिलता रहता है। VVS बॉम्बे से मुझे पुरस्कृत किया गया अक्टूबर 2002 में, लोकेंद्र शर्मा। अच्छा। और मैं रालेगांव गया था तो वहाँ भी मुझे पत्रावली पुरस्कृत किया गया। पत्रावली के अंदर श्रेष्ठ लेटर, सर्वश्रेष्ठ पत्र के लिए मुझे पुरस्कृत किया गया, जबकि मैं यूपी में अकेला लेसनर हूँ, कोई दूसरा नहीं पूरे देश, जबकि वो देश का तीसरा भाग है, पूरा उत्तर भारत, वहाँ का मैं अकेला लेसनर हूँ, जो मुझे VVS प्रसार भारती द्वारा पुरस्कृत किया गया। अब मुझे सम्मानित किया गया 20 अगस्त को रालेगांव में अशोक सोनावने हाथ के द्वारा। और काफी श्रोताओं से मेरा परिचय हो चुका है इस क्षेत्र में आने के बाद, जैसे कि बहुत पुराने लेसनर्स हैं, पंडित मेवालाल परदेसी, नागपुर के भरत साहब, मोहनलाल जोतवानी, शायद आप प्रभाकर व्यास को भी मिले हैं शायद, बड़ौदा, पहले बम्बई में रहते, अब बड़ौदा में रहते हैं। नहीं, मैं उनसे नहीं मिला, अभी तक उनसे मिलना मेरा नहीं हो पाया। और तो मैं 1000 से ऊपर श्रोताओं से मिल चुका। सबके नाम तो इधर दिए देने के लिए शक्य भी नहीं है, हाँ मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ कि मुझे याद भी नहीं है कि कितने लोगों से मिल रहा हूँ। 1000 से ऊपर लोगों से, श्रोताओं से मैं मिल चुका हूँ। और अभी मैं थोड़ी बात रेडियो सिलोन के बारे में पूछना चाहता हूँ, उसकी जो बात अच्छी है वो आप बताइए। उसकी अच्छी बातें क्या है? अब तो ये है कि आधा घंटा का ये प्रोग्राम चलता है, वो भी हफ्ते में 5 रोज। अच्छा। पुराने फिल्मों के गीत की बात करें, पुराने फिल्मों के गीत तो आजकल वहाँ भी रिपीट हो रहे हैं। ये हुआ क्या है, कंप्यूटराइजेशन पूरा हुआ नहीं है। हाँ, डिजिटलाइजेशन जो बोलते हैं वो, और उसके पहले लाइब्रेरी को छेड़ना या ये करना काफी कम हो गया है। कुछ अनाउंसर अपने हिसाब से करते, कुछ नहीं करते, जो कंप्यूटर पे होता है उससे ही बजाते। तो वो जब ये लिमिटेशन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लिमिटेशन हमारे उनके प्रेजेंटेशन में भी आ जाएगी। लेकिन तो हम इस मंच से उनको अनुरोध करते हैं, अगर कोई कैलाश शुक्ला जी जैसे कोई लोग उनसे बात पहुंचाए कि भाई आप डिजिटलाइजेशन पहले पूरा करें और उसके बाद लाइब्रेरी को टच करना बंद करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। नहीं तो हम काफी चीजें खाली वो रिपीट करते हैं, हमारे हाथ से निकल जाएगी, और उसके पहले बड़ी उम्र वाले काफी लोग ऊपर जाएंगे तो सुनने। वो तो हम लोगों को उनको कोई परवाह नहीं है। क्यों? आज VVS वाले बिल्कुल नए नए गाने चलाते हैं, वो हम सुनते नहीं। हम पुराने गीतों के शौकीन हैं, और पुराने जैसे कि निर्माता निर्देशक हुए, सॉन्ग लिरिक्स हुए, म्यूजिक डायरेक्टर हुए, उनको अच्छी तरीके से याद नहीं करते। दिक्कत एक ही है, पुराने संगीतकारों ने इतनी खेती की है कि दूसरों के लिए खेती करने के लिए कोई जमीन ही नहीं बची है। सही कह रहे हैं। तो ये नए लोग को अपना काम चलाना है तो क्या करेंगे, जैसा खाली टाइम काट रहे हैं, तो जोड़ देंगे, वो खाली टाइम काट रहे हैं। और क्या है, उनकी सर्विस 6:45 पर शुरू होती है, 9 बजे खत्म हो जाती है, उसमें भी वही गाने रिपीट करते हैं। और VVS वाले तो लगता है जैसे कि वो पुराने श्रोताओं को भूल ही गए हैं। उनके लिए उनके पास सिलोन में विविध भारती में फर्क ये है कि सिलोन में अभी जो हिंदी सेक्शन के इंचार्ज है वो हिंदी जानने वाले होते नहीं है। अच्छा। वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन बाकी का उनको अनाउंसर्स पर ही छोड़ना पड़ता है। तो अनाउंसर्स अपने अपने प्रोग्राम में पूरे काफी स्वतंत्र बन गए हैं कि वो चाहे तो अच्छा भी कर सकते हैं, चाहे तो बुरा भी कर सकते हैं। वही कर रहे हैं, अच्छा तो कर रहे हैं। नए अनाउंसर्स को एक्सपीरियंस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो करना चाहे तो भी उनके पास इतनी जानकारी नहीं होती। मगर जरूरी है कि पुराने अनाउंसर्स नए लोगों को अच्छी तरह से उस तरह से ट्रेन करें कि जिस तरह पहले के अनाउंसर्स प्रोग्राम वो पर्दे के पीछे हो सकता है, नहीं वो तो पर्दे के पीछे हो, क्योंकि रिटायर हो चुका, अब तो वो सामने आएंगे नहीं। अभी आप पद्मिनी जी, नलिनी जी,
सुभाषिनी जी वो जो पहले काम कर गई थी, और तो इसके आधार पर नए लोग को ये कुछ बताएंगे नहीं तो नए लोग काम कैसे हाँ, वो करेंगे? जानेंगे क्या? नहीं उनका मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अभी रूबी स्मिता जी वहाँ थी, तो पहले वो गाने बजाती थी। एक बार उन्होंने मुझे पूछा कि हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं, पुराने गानों के ये सब। तो मैंने उनको समझाया अच्छी तरह से कि मैडम आप जिस उम्र के ग्रुप में है वो उसके अंदर आप जो चीज़ पुरानी कहते हो वो आपके हिसाब से टेक्निकली बिल्कुल सही है, गलत नहीं है आप। लेकिन हम जब सिलोन की बात करते हैं दूसरे श्रोता के रूप में, तो हम जो चीज़ हमें ऑल इंडिया रेडियो पे, FM पे, ये सब जगह इजीली मिल जाती है, तो उनके लिए इतना तकलीफ लेकर सिलोन को ट्यून क्यों करेंगे? जो सॉफ्टवेयर पे इतनी आवाज़ आती है, कभी पकड़ता है कभी नहीं पकड़ता है, तो राह देख के हम इन गानों के लिए क्यों हम ट्यून करेंगे? हमें तो जो रेयर चीज़ें हैं वो हमें चाहिए। तो ये बात उनके दिल में इतनी उतर गई थी कि उसके बाद उनके प्रोग्रामों में इतनी बढ़िया प्रोग्राम आने लगे थे उनके, तो ना पूछो बात। तो ये उनको समझाने वाले होने चाहिए। वो अपने आप जब कोई उनको बताएगा नहीं तो उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बताने का भी तरीका आता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा बात करने स्टाइल से बात करने की पद्धति भी गलत है। श्रीलंका की एक बात श्रोताओं को जैसे मैंने उनको बताया था उसी तरह पद्धति के रूप में समझाना चाहिए डिटेल में। मेहता जी एक बात और खलती है श्रोताओं को, जैसे कि वहाँ का श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन विदेश विभाग का एक बहुत अच्छा श्रोताओं के लिए ये सूत्रधार था कि जैसे कि किसी श्रोता का जन्म दिवस हो तो उसके बारे में वहाँ से प्रसारण होता था। हाँ, होता था। आजकल वो बंद कर दिया गया है, तो हम उनसे आग्रह करते हैं। रेडियो सिलोन को वही बात बीच में जो उनका डाउनफॉल हुआ था, तो उसमें से फिर उभरा, तो इसी कारण उभरा था वो। हर श्रोताओं को एक तवज्जो देता था वो। तो बाद में अभी ये बात फिर से चली गई है काफ़ी हद तक। कभी होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। अनाउंसर्स की ड्यूटी किस दिन लगती है उस पर भी आधार होता है। उनका कोई केंद्रीय व्यवस्था है नहीं कि भाई वहाँ संदेश भेजो और जो अनाउंसर ड्यूटी पे आते हैं उनके पास वो चीज़ जाए। अभी अनाउंसर के पास इंडिविजुअली वो चीज़ जाती है। ये बातें उठी थी राजेगांव में। हाँ। तो वहाँ पे ये बात हुई कि श्रीलंका सरकार जो है वो कह रही है कि हम ब्रॉडकास्टिंग का जो है भार सहन नहीं कर पा रहे। वहाँ की सरकार जो है उसका भार सहन नहीं कर पा रही है। भाई वैसे देखते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो भी सिंहली भाषा में प्रोग्राम देता है, तो वो कोई थोड़ा कॉमर्शियल के तो उनकी बात मानने की नहीं। आप इतना पैसा खर्च करते हैं, आदान प्रदान है तो उसके हिसाब से उनको चालू रखना ही होगा। ये किसी भी तरह आपने काफी दिन बंद भी कर दिया था, खैर तो ये सुचारू रूप से चलता है। यही अगर ये लोग इस प्रोग्राम शेड्यूल को डाउन करेंगे किसी तरह या बंद करने की कोशिश करेंगे, तो इसके सामने इसका प्रत्याघात ये आएगा। तो ऑल इंडिया रेडियो जो सर्विस चला रहे हैं तो इधर के लोग इसको डिमांड करेंगे कि भाई आप इधर सिलोन के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो बंद कर दो सिंहली भाषा में। हमें इनकी जरूरत नहीं, वो बिल्कुल हिंदी में नहीं करेंगे तो ये दबाव डालेंगे गवर्नमेंट को। क्योंकि सभी सरकारें हर भाषा प्रसारित करता है, सभी देश, नेपाली वाले भी करते हैं भाई, बीबीसी भी वाले भी तो करते हैं, भाई अमेरिका भी तो कर रहे हैं, चाइना भी तो कर रहा है, हिंदी सेक्शन उनके यहाँ भी तो है। तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये श्रीलंका ही से क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसके ऊपर जो है बात थोड़ा आगे बढ़नी भी चाहिए भाई। हम अभी कैलाश शुक्ला जी की टीम गिरीश मानकेश्वर जी की वो वहाँ जाके आई है और कुछ न कुछ बात। अभी उनके आगे क्या होता है वो तो समय ही दिखाएगा। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से प्रयत्न किए राष्ट्रपति को मिले और सब ये हुआ, और वो क्या हुआ वो हमको तो बताते रहते हैं कभी न कभी। लेकिन अभी फिर भी थोड़ा पॉलिटिकल ये है वो सब है, चलता है, देखते हैं क्या होता है। विविध भारती में क्या है, आप हमें लिखते हैं अनाउंसर ही, जबकि उनके पीछे उनके कार्यक्रम के शेड्यूलर होते हैं, उनके प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स होते हैं।
उनका हाथ काफी होता है। हमें गलती अगर दिखती है, स्क्रिप्ट में गलत लिखा तो अनाउंसर कैजुअल होता है तो गलत पड़ेगा, हमें गलती दिखेगी अनाउंसर की, जबकि वो होगी गलती प्रोग्राम प्रोड्यूसर प्रोडक्शन लेवल पे जो बनाते हैं बनाते हैं कार्यक्रम को। तो कैजुअल अनाउंसर अपने को पता होते हुए भी वो गलती को सुधारने की हिम्मत नहीं करेगा। वो लिखा हुआ है जो हाँ, वो उनको पढ़ना है। परमानेंट अनाउंसर है तो कभी कभी वो कर भी देते हैं। तो भाई उनको एक बहुत ज्यादा गलत, उनका सुधारना गलत होगा, एक मेमो मिलेगा, उनकी सर्विस तो नहीं जाएगी। जब कैजुअल अनाउंसर की छुट्टी हो जाने की काफी बिल्कुल हो जाएगी। तो ये डर के मारे काम कर रहे हाँ, हैं। डर के मारे वो गलत लिखा हुआ है तो वो पढ़ेंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि उसकी एडिटिंग होना चाहिए ना। नहीं, वो नहीं लाइव, करते, वो तो लाइव editing नहीं ब्रॉडकास्ट करते। होता है, एडिटिंग नहीं होती है, लेकिन एडिटिंग नहीं करते। स्क्रिप्ट की एडिटिंग तो हो सकती है। हाँ, हाँ। लेकिन उसमें जो लाइव होता है तो उसमें एक बार चला गया, वो चला गया, बाद में उसके सुधारने का वो कैजुअल की वजह से उनको करना ही करना है। तो मैं तो ये गवर्नमेंट की ये पॉलिसी को ही पसंद नहीं करता हूँ कि भाई आप कैजुअल से काम चला रहे हैं, अपनी जवाबदारी में से छटकने हुए आर्थिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये प्रोग्राम वो क्या है, कुछ समय इधर करेगा, बाद में कोई प्राइवेट चैनल में उसको अच्छे पेमेंट मिल जाएगी, वहाँ चला जाएगा। तो उनके काम के अंदर जो ठहराव है वो नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा। खाली बस वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, खाली अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कुछ उनको हासिल नहीं होना इससे। पैसा तो मिलता रहे, कहीं भी मिले। विविध भारती की एक तरफ से सराहना तो करता हूँ कि जैसे सिलोन के पास, जैसे रिकॉर्ड्स के कलेक्शन के बारे में सिलोन टॉप पर है, बिल्कुल। विविध भारती दूसरे नंबर पर। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो पुराने कलाकारों के इंटरव्यूज की बात होती है तो विविध भारती सबसे आगे है। आज अनिल विश्वास का पूरा इंटरव्यू विविध भारती के पास है। वी बालसारा का इंटरव्यू उन्होंने किया था, एनोक डेनियल साहब का इंटरव्यू, ये इंटरव्यू वहाँ सिलोन पे कभी नहीं होता है। हाँ, ये तो 1996 में हुआ है। कोई ये सब दो उससे जाते पहले तो हैं, यहाँ भी एक नहीं दो को था। बुलाते जाते हैं तो वो करते हैं, और वो जो पहले जो इंटरव्यू स्पॉन्सर प्रोग्राम में आते हैं वो भी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के इसमें है। ये जितनी रिकॉर्डिंग हुई है सब 1996 में हुई है। अभी पिछले कुछ साल पहले रवि वहाँ जाके आए थे, वो सुमन कल्याणपुर जी को बुलाने वाले थे, लेकिन उनको बुलाना उनसे मुमकिन नहीं हुआ था। ऐसे ऐसे कुछ न कुछ चलता रहता है। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग है इनके, थोड़ी बहुत है। लेकिन विविध भारती तो प्रोडक्शन काफी कर रही है उनके जैसे। तो आज एक ही कलाकार ऐसे है कि मोहम्मद रफी साहब की रिकॉर्डिंग नहीं, कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं, कहीं भी इनकी रिकॉर्डिंग नहीं। एक ही छोटी सी रिकॉर्डिंग, एकदम छोटी क्लिप इंटरनेट पे कुछ किसी ने रखी है, बहुत छोटी। कभी जब उनकी बरसी आती है तो किशोर कुमार साहब का इंटरव्यू भी अमीन सैनी साहब के पास है, लेकिन विविध भारती उनका इंटरव्यू कभी नहीं कर सका। देवानंद साहब का इंटरव्यू कभी कहीं नहीं है, क्योंकि देवानंद साहब की पॉलिसी वही थी कि पुरानी बात को याद रखना ही नहीं, आगे ही चलने जाने का, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं। तो वो इंटरव्यू के लिए विविध भारती वालों ने कितना ही उनको इंसिस्ट किया, आग्रह किया कि भाई आप हमारे यहाँ आइए, वो उन्होंने आना सोचा ही नहीं। इसीलिए उनका हुआ नहीं। उनका इंटरव्यू सिर्फ टीवी पे ही मिल रहे हैं, जो किसी कलाकार के मृत्यु के वक्त श्रद्धांजलि के समय कभी कभी टीवी पे थोड़ी सी झलक तो दिखा जाते थे, इतने ही उनके इंटरव्यू रहे, हल्के फुल्के। तो आपसे बात करके बहुत खुशी। मेरे साथ मेरे दूसरे साथी सूरत के धीरज प्रजापति है, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे। और साथ में एक मोड़ू बता ही जा पाछा, खड़े हो जाओ। उनके बेटे भी वो नए नए श्रोता बन रहे हैं, तो ये थोड़े आगे, तो उनकी भी मैंने आपको झलक दी। मेरा नाम શું था? प्रीतनेश। अच्छा, तो ये बैठे हैं, तो दिनेश भाई से थोड़ी बात हम करेंगे। तो दिनेश भाई से मेरी पहचान कैसे हुई, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नाम तो रेडियो सिलोन पे सुनते थे, दूसरे स्टेशन पे भी थोड़े बहुत सुनते थे विविध भारती। तो उन्होंने जगन्नाथ बसैया जी को शायद पूछा था कि भाई आपके पास पीयूष जी का नंबर है? तो उनके पास नंबर नहीं था, लेकिन राजकोट के मधुसूदन भट्ट का मैंने एक बार फोन इन प्रोग्राम में जिक्र किया था, लाइव फोन इन प्रोग्राम में, कि भाई कल मेरे घर पे आए थे, तो वो उन्होंने सुनकर याद रखा था।
तो उन्होंने सीधा नाम बता दिया कि आप मधुसूदन भाई भट्ट को पूछिए, तो वो उनका नंबर देके उनको बताया कि आप उनको पूछिए तो वो आपको उनका नंबर दे सकेंगे। तो बाद में मधुसूदन भाई भट्ट राजकोट वाले, जिनको एक बार मैं इस मंच पे दिखा चुका हूँ, तो उनसे दिनेश भाई ने मेरा नंबर लिया और मेरे साथ बातें की। और खुशी की बात तो ये है कि हमसे काफ़ी यंग है, आपकी एज शायद 45, यानी हमारी पहचान तो करीब करीब 10 साल से हुई है। तो 35 की एज से रेडियो सिलोन के पुराने रेयर गानों के दीवाने हैं, तो ये एक खुशी की बात है। इसीलिए आज मैंने उनको इधर दिखाना मुमकिन समझा। तो दिनेश भाई, आपको रेडियो का शौक कैसे लगा, उनके बारे में थोड़ी सी बात बताइए। रेडियो का शौक तो मुझे बचपन से ही है, वैसे 10-12 बरस का था। थोड़ा सा लाउड है। 10-12 बरस का वहीं से है और वहीं से सुनता आ रहा हूँ। श्रीलंका रेडियो। श्रीलंका बचपन से आपके पिताजी भी सुनते थे? हाँ, मेरे पिताजी भी सुनते थे और मैं ही ट्यून करता रहता था रेडियो के, और रेडियो मॉस्को ऐसे सभी प्रोग्राम सुनते रहते थे। तो प्रोग्राम में भाग लेना आपने खुद ने कब चालू किया? खुद ने मैंने वैसे गुजरात का जो अहमदाबाद स्टेशन है, वही राजकोट है, वहीं पे मैंने भाग लिया था पत्रावली में। फिर उर्दू सर्विस पे लिखना शुरू किया, लेकिन उर्दू में लिख नहीं आता लिखने का। नहीं, वो तो हिंदी भी अलाउ करते थे। मैंने ऐसे ही हिंदी में लिख दिया और मेरा नाम रेडियो पे आ गया। तो मुझे उर्दू में हिंदी, उर्दू सर्विस में हिंदी देवनागरी लिपि अलाउड है। तो उसमें मेरा खत आ गया और मुझे ऐसा लगा कि ये तो ले रहे हैं मेरे काम को। हाँ, ये तो कभी पहली बार श्रोता, किसी भी श्रोता का नाम रेडियो पे आता है तो उनकी खुशी कोई और ही होती है। ये तो सभी का अनुभव है, इसमें कोई अपवाद रूप नहीं है। आप भी नहीं, मैं भी नहीं, बाद में ये रूटीन हो जाता है थोड़ा बहुत। फिर तो लिखता ही रहता हूँ, अजय विभाग पे भी लिखता हूँ और उर्दू सर्विस से श्रीलंका से, इस तरह से लिखता हूँ। और कुछ आप अपनी ओर से बताना चाहे तो रेडियो के बारे में? अपनी ओर से तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। रेडियो सिलोन के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो अभी मुस्ताक जी से कहा है वही है या कुछ और भी आपकी ओर से ऐड करना चाहते हैं? नहीं, वैसे प्रोग्राम जो बंद हुई है वो चालू होना चाहिए फिर से। और हम तो अभी ईश्वर को कितना मानते हैं नहीं मानते हैं अलग बात है, लेकिन उसके सिवा हमारे पास और कोई चारा अभी दिख नहीं रहा है तो भाई ईश्वर को प्रार्थना कर। क्योंकि वो तो सिर्फ भारत से उनको पैसे मिले वही बात एक पकड़ के बैठे हैं कि भाई हमसे भारत से हमें आमदनी चाहिए ही चाहिए, तभी हम सिलोन की ये सर्विस अच्छी तरह चलाएंगे, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा एक उन्होंने एक तलवार हमारे सर पे लटका के रखी है कि भाई क्या कुछ भी हो सकता है। ऐसा है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो आप तो मुस्ताक जी के साथ उनको मिलने के लिए, मुझे मिलने के लिए अगर मेरे पास आए तो उसके लिए आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए, नमस्कार। मेहता जी